So, Bismillahirrahmanirrahim. Hello, my dear students. I hope all of you are fine. आज हम आए हैं एक नए लेक्चर के साथ और जैसा कि कल डिस्कस हुआ था कि हम लोग स्टार्ट लेंगे विद अ न्यू चैप्टर फर्स्ट ईयर से, दैट्स कॉल्ड चैप्टर नंबर 1 स्टाइकोमेट्री से. सो आज हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर में वो है स्टाइकोमेट्री. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि हम चूँकि डिटेल के साथ जाएंगे आपके इस चैप्टर में स्टाइकोमेट्री के बारे में बहुत थोड़ा कुछ लिखा है इनिशियली अबाउट दिस वर्ड कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, इसकी क्या अहमियत है एंड सो ऑन. लेकिन चूँकि अब अनाउंस हो चुका है 50% से ज़्यादा या ऑलमोस्ट 50% यू हैव MCQs पार्ट, सो इसलिए हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल के साथ पढ़ना होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो स्टाइकोमेट्री बेसिकली ही ग्रीक वर्ड से बना हुआ जो कि दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, स्टाइक्योन और मेट्रॉन. स्टाइक्योन का मतलब होता है एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, नापना. तो क्या स्टाइकोमेट्री का मतलब ये है कि हम एलिमेंट्स को लेंगे और एक स्केल लेकर उसके ऊपर यूं रखते जाएंगे, उसको मेजर करेंगे, उसको नापेंगे? नहीं, इस लफ्ज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है. तो फिर ये जो मेट्रॉन है इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है और ये स्टाइक्योन है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली स्टाइक्योन में आपके पास एटम्स छुपे हुए हैं, आपके पास कंपाउंड्स छुपे हुए हैं, आपके पास मॉलिक्यूल्स छुपे हुए हैं, आपके पास फार्मूला यूनिट्स छुपे हुए हैं. सो मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपके पास केमिकल्स छुपे हुए हैं. तो केमिकल्स को नापना, मेजर करना. अब मेजरमेंट कैसे करना? क्या हम उसको स्केल रख के नाप सकते हैं केमिकल्स को? नहीं. जैसे आप शुगर को स्केल लेकर नहीं नाप सकते, डेफिनेटली वो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है, इसलिए उसको मेजर करने के लिए आपको मास का सहारा लेना पड़ेगा. किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए आपको वॉल्यूम का सहारा लेना पड़ेगा. ठीक है, कहीं कहीं किसी जगह पर आपको तादाद के लिहाज से मेजरमेंट करनी पड़ती है कि भाई हम 2 लोग थे, वो 3 लोग थे. मीन्स मेजरमेंट से मुराद क्या है? अब मेजरमेंट से मुराद है कि हमने इन केमिकल्स को या तो मोल्स की फॉर्म में मेजर करना है, मोल्स की फॉर्म पढ़ेंगे मोल्स क्या है, या वॉल्यूम की फॉर्म में आपने मेजरमेंट करनी है, या आपने मास के फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ मास आपने मेजरमेंट करनी है, या इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, तादाद. ये वो 4 डिफरेंट मेजरमेंट के तरीके हैं जो केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं. In terms of moles, in terms of volume, in terms of mass, and in terms of particles. Means अब स्टाइकोमेट्री में हमने मेजरमेंट करनी है एलिमेंट्स की या सब्सटेंसेस की या केमिकल्स की, इनमें से किसी भी फॉर्म में. स्टाइकोमेट्री का ताल्लुक बेसिकली वो केमिकल रिएक्शन से है. आप लैब में काम करते हो या किसी रिसर्च इदारे में काम करते हो या आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो और आपको कुछ नया बनाना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक चीज़ तो ये मालूम होनी चाहिए कि भाई ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ ये किन किन चीज़ों से मिलके बनता है. दैट्स कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं आम ज़ुबान में चाय बनाते हैं तो हमें पता है कि ये जो चाय का प्रोडक्ट है इनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है. सो अगर हम इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रहे, इट मीन्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग
क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जब हम उन इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट के बारे में भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं, इट वुड मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि हम उनकी आपको उन चीज़ों की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। सो केमिस्ट्री की दुनिया में हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं। केमिकल रिएक्शंस का लफ्ज़ आया, सो केमिस्ट्री की दुनिया में केमिस्ट they always do perform some chemical reactions। जैसे केमिकल रिएक्शंस का नाम आता है, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक प्रैक्टिकल काम करना होता है। एक स्टूडेंट, एक प्रोफेसर, एक रिसर्चर, एक इंडस्ट्री में काम करने वाला, वो लैब में जाता है और प्रैक्टिकली वो क्या करता है, रिएक्टेंट्स को उठाता है, केमिकल्स को उठाता है, उनको एक दूसरे के साथ मिलाता है। वहाँ कोलिजन्स होती हैं उन मॉलिक्यूल्स की या उन एटमों की या उन एलिमेंट्स की, और एज अ रिजल्ट कुछ नई दुनिया तख्लीक होती है, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये वो काम होता है जो एक केमिस्ट प्रैक्टिकली अपने हाथों से करता है। सो केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल, एक उसकी अप्रोच होती है टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। लेकिन जब वो लैब से निकलता है और उसका प्रोफेसर उसके सामने आता है, उससे पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे थे, तो वो बोलता है कि सर मैं लैब गया था सुबह और कार्बन को लिया था, ऑक्सीजन को लिया था, दोनों को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के आ गया था। वो कहता ओके, मीन्स आप एक केमिकल रिएक्शन करके आए हो। वो कहता है यस। फिर वो कहता है कि नहीं, उस केमिकल रिएक्शन को जो आपने वाकई में किया है उसको यहाँ बोर्ड पे, किताब पे, दीवार पे, कागज पे लिख के दो। तो वो यूँ लिखता है, फॉर एग्जाम्पल वो यूँ लिखता है कुछ, वो कहता है कि मैंने कार्बन लिया था, ऑक्सीजन लिया था, दोनों को मिलाया था और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। उस प्रैक्टिकल वर्क को उसने सिंबल्स की फॉर्म में लिख के आपको दिया। जैसे एक जगह पर कोई वाकया होता है और एक लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस आती है और फिर वो लोग उस पुलिस को उस वाकये का पूरा किस्सा सुनाते हैं और वो लिखता है, दैट्स कॉल्ड FIR। तो ये केमिकल रिएक्शन एक प्रैक्टिकल अप्रोच था जो प्रैक्टिकली आप लोगों ने किया था, और ये जो अब मैंने वाइट बोर्ड पे लिख दिया है, उस हकीकत को उतार के लिख दिया है, सिंबल्स की फॉर्म में, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लिख के आपके सामने रख दिया। इसको बोलते हैं, इस केमिकल रिएक्शन का FIR, या इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये क्या कहलाता है? ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब स्टाइकोमेट्री का ताल्लुक केमिकल रिएक्शन से, केमिकल इक्वेशन से कैसे है? ऐसे ही है। देखिए, स्टाइकोमेट्री का ताल्लुक बेसिकली इन्हीं केमिकल रिएक्शन से है। अगर आप रिसर्च लैब में, अगर आप लैब में किसी इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे तो आपको स्टाइकोमेट्री आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तसव्वुर करते हैं, हम चाह रहे हैं कि हम अमोनिया बनाएं। हम एक ऐसे गांव में गए जहाँ पे फील हुआ कि भाई यहाँ किसान ही किसान रहते हैं और बहुत बड़ी ज़मीन है। अगर मैं यहाँ पे एक इंडस्ट्री बनाऊँ और यूरिया को या अमोनिया को, तसव्वुर करें, हम बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो हम बहुत मालदार हो सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं और सोसाइटी की इन अ सेंस हम मदद भी कर सकते हैं। अब बीइंग केमिस्ट हमें पता होता है कि भाई ये अमोनिया मैं कैसे बनाऊंगा। हमें पता है कि हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेकर उन दोनों को मिलाएंगे, रिएक्शन होगा और अमोनिया बनेगा। अब स्टाइकोमेट्री यहां इन्वॉल्व होगी। स्टाइकोमेट्री
केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है कि जो हमें ये बताती है, या हम इस केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है क्वांटिटेटिवली, कि हम कितना रिएक्टेंट लेंगे, खरीदेंगे, और उनको जब हम मिलाएंगे तो कितना प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। दैट्स कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्री आपको ये मदद देती है कि आपको ये इल्म देता है कि आपको पता होता है कि इस इलाके में मैं एक इंडस्ट्री या किसी लैब में मैं कोई रिसर्च का काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे जो रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी कितनी कितनी अमाउंट चाहिए। So stoichiometry is the branch of chemistry in which we study a quantitative relationship between reactants and products. Reactants और products के बीच में जो quantitative relationship है वो बताती है आपको कि कितना reactant लोगे, quantitative relationship, तो कितना reactants आप खरीदोगे बाजार से, मार्केट से, इंडस्ट्री से, और उनको जब आप मिलाओगे तो कितना प्रोडक्ट आपके पास बनना चाहिए। दैट्स कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। अब फर्दर पर इन्हीं पे फोकस करते हैं। फॉर स्टोइकोमेट्री ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए। रिएक्टेंट साइड पे जितने एटम्स, एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं या जितने भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी उनकी तादाद उतनी ही होनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और साथ साथ में स्टोइकोमेट्री हम अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे डिस्कस हुआ कि मेजरमेंट मोल्स की सूरत में, वॉल्यूम की सूरत में, मास की सूरत में और पार्टिकल्स की सूरत में हमने मेजरमेंट करनी है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कुछ ड्रा कर रहा हूँ। ये एक दो बंदे हैं, इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल जॉन्स और इसका नाम है मैरी। अब देखिए, अब जोन्स केमिस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है इसके, और उसको पता है कि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होती है। देखिए, अब हम इन दोनों को एक टास्क देते हैं कि भाई आप अमोनिया बना के हमें दे। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, I want to invest my money in a society, in the society in a village, और ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इन दो केमिस्ट को बुलाता, जॉन से बात होती है जिसको पता है स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशंस का, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स का, जबकि मैरी को कुछ नहीं पता। अब अगर मैं जॉन से पूछूं कि बताएं भाई क्या करें, वो मुझसे ये डिमांड करता है कि सर हमें ये चीजें चाहिए। देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, वो हमें ये बोलता है कि सर, जोन्स की बातें सुने कि सर इस तरह करें। अब हम पहले इन टर्म्स ऑफ मोल्स बात करना चाह रहे हैं कि हमें 1 मोल, ये जो केमिकल इक्वेशंस आपको नजर आती हैं किताबों में, अल्फाबेट से पहले यहाँ जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ये कोफिशिएंट्स, ये केमिकल इक्वेशंस में मोल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मोल्स। वो हमें ये कहता है कि सर इस तरह करें कि 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए और 3 मोल्स आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए होगा। अगर आपको चाहिए क्या? 2 मोल्स अमोनिया। मतलब कहने का मतलब ये है, सर आप हमें इतने पैसे दें कि हम 1 मोल नाइट्रोजन खरीद सके, 3 मोल्स हाइड्रोजन खरीद सके, और फिर हम बदले में आपको 2 मोल्स अमोनिया के देंगे। या हम यूं कह सकते हैं, जोन्स ही बोलता है कि सर आप हमें इतने पैसे दें कि हम 1 ट्रक नाइट्रोजन का खरीद सके, 3 ट्रक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के खरीद सके,
हम इनको मिलाएंगे और बदले में हम आपको 2 ट्रक अमोनिया के देंगे और जाके बेचना स्टार्ट कर दे। ये जोन्स की केमिस्ट्री थी। जोन्स ने आपको एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे दी। बीइंग अ बिजनेसमैन मुझे नहीं पता था, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट क्योंकि मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, मुझे नहीं पता था कि इतना पता था कि इस गांव को अमोनिया की ज़रूरत है खेतों को, और अगर मैं यहाँ एक इंडस्ट्री लगाऊं तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि क्या करेगी, इतना पता था कि हाँ कुछ रिएक्टेंट से दैट्स कॉल्ड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जब हम उन दोनों को मिलाएंगे तो आपको अमोनिया मिलेगा, इतना पता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भाई कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना हाइड्रोजन चाहिए, मुझे कितने बदले में अमोनिया मिलेगा। तो केमिस्ट को बुलाना पड़ा, एक ऐसे बंदे को बुलाना पड़ा जिसको स्टाइकोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर था। जोन्स ने बोला कि सर 1 मोल दैट्स कॉल्ड मेट्रॉन मेजरमेंट, वो मेजर कर रहा है मेरे इस आइडिया को और उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को कि कितना आपको हाइड्रोजन चाहिए, कितना क्वांटिटी में आपको नाइट्रोजन चाहिए, और बदले में फिर आपको कितना अमाउंट यानी कितनी क्वांटिटी हम आपको अमोनिया का देंगे। सो यू कैन now easily read out this equation in terms of moles. When we have 1 mole of nitrogen, when we have 3 moles of hydrogen, so we can get 2 moles of ammonia. ये जोन्स की बातें थी, ठीक है, गुड। अब हमें ये भी पता है कि ये भी इंतहाई फॉर एग्जाम्पल महंगा है और ये भी बहुत महंगा है। अब आया मैरी, उसने भी ये बोला, देखिए उसने भी ये रिएक्शन लिखा, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ 2 लिख देता हूं, ये मिटा देता हूं। हालांकि उसे केमिस्ट्री इन स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस का नहीं पता था, उसे भी इतना मालूम था कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलके ही अमोनिया बनेगा। उसने हमें एक केमिकल इक्वेशन लिख के दे दी। फिर हमने पूछा क्या करें, कितना आपने मंगवाना है रिएक्टेंट्स को, कितना आपने खरीदना है। उसने बोला कि सर आप इस तरह करें कि आप मुझे 1 मोल नाइट्रोजन को खरीदने के पैसे दें और 1 मोल हाइड्रोजन के खरीदने के पैसे दें, तो मैं आपको 1 मोल अमोनिया का दे दूंगा, यानी 1 ट्रक आपको अमोनिया का मिल जाएगा। 1 मोल 1 ट्रक नाइट्रोजन का, 1 मोल हाइड्रोजन मालिक्यूल का, 1 ट्रक हाइड्रोजन के मालिक्यूल का, तो आपको 1 ट्रक अमोनिया का मिलेगा। मैं कुछ कंफ्यूज था, मैंने कहा नहीं कुछ मसला गड़बड़ है, कैसे हो सकता है। वो मुझसे इतना कह रहे हैं जॉन्स और मेरी ये बोल रहा, ठीक है। तो यहाँ कुछ मसले चल रहे थे। हमने एक केमिस्ट, एक थर्ड पर्सन को बुलाया जिसको स्टाइकोमेट्री का कंप्लीट जो कंसेप्ट था, उस तरह हमने कहा कि भाई 2 लोग आए हैं, दोनों ये रिएक्शन लिख के अब हम क्या करें। उसने कहा अच्छा आप तो अभी तक सिर्फ इस पे फंसे हुए हैं कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट a quantitative relationship between the reactants and products, means आप स्टाइकोमेट्री पढ़ रहे हो सिंपली और नथिंग एल्स। हमने कहा यस, आप बताएं क्या करें। उसने कहा तो जोन्स ने बोला है ये सही है। हमने कहा अच्छा आप इसको रख के इस केमिस्ट को और इंडस्ट्री लगाएं, ये सही कह रहा है। हमने कहा कैसे। उसने कहा कि देखिए स्टाइकोमेट्री की डिफिनेशन तो यही है जो इसने भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको दी, इस बंदे ने भी आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दी, दोनों बंदों ने आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दी कि कितना रिएक्टेंट्स चाहिए होगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। हाँ अब इसमें से एक क्वांटिटेटिव जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है और एक सही है। तो मतलब ये हुआ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और ये हम किस बेस पे कह रहे हैं। क्या स्टाइकोमेट्री का ताल्लुक कुछ और चीजों के साथ भी है। यस, इसको बोलते हैं कंडीशंस। सो स्टाइकोमेट्री की कंडीशंस क्या है, देखिए स्टाइकोमेट्री की पहली कंडीशन
कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन होगा वो बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए, कंप्लीटली आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो लोग रिएक्टेंट साइट पे हैं उतनी ही तादाद में प्रोडक्ट साइट पे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, सही है। मैंने कहा अच्छा, और सर ये इसलिए गलत था मेरी कि यहाँ पर नाइट्रोजन तो 2 है रिएक्टेंट साइट पे, प्रोडक्ट साइट पे 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइट पे हाइड्रोजन 2 और जबकि प्रोडक्ट साइट पे 3 थे। इसलिए ये मेरी की इक्वेशन वो स्टोइकोमेट्री के कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए इसको छोड़ दें, किक आउट कर इस बंदे को, इसको फायर किया जाए। तो in stoichiometry there are some conditions, you need to read out those conditions too. The first one is you need a balanced chemical equation, तब ही जाकर stoichiometry आप सही से कर पाओगे। दूसरी देखें यहाँ पे, दूसरा जो कंडीशन है आपके पास वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब हम स्टोइकोमेट्री को पढ़ते हैं तो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को लिखते हैं, जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में लिखने की कोशिश करते हैं, उस पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं। मींस क्या मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइट पर जितना मास है, जितना भी मास है, उतना ही मास प्रोडक्ट साइट पे भी होना चाहिए। सो मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में ये रूल फॉलो हो रहा है कि रिएक्टेंट साइट पे जितना मास था उतना ही मास आपको प्रोडक्ट साइट पे भी मिल रहा है, इट मीन्स दैट ये केमिकल इक्वेशन या ये केमिकल रिएक्शन फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस पे आपने जाना है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। है ऐसा कैसे? यहां देखिए, अब आप इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें क्योंकि ये बंदा तो किक आउट हो, इसको हम रिमूव कर देते हैं। हमने स्टोइकोमेट्री के 2 कंडीशंस पढ़ लिए हैं, ठीक है। वी शुड हैव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होना चाहिए? फुलफिल होना चाहिए, तभी जाके एक आपको एक करेक्ट स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस मिलती है, जो कि ये है। अब आप देखिए, हमने इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल्स तो डिफाइन कर लिया कि how to read this chemical equation in terms of moles. We need 1 mole of nitrogen, we need 3 moles of hydrogen, then we can get 2 moles of ammonia. अब देखिए, ये तो हुआ मेजरमेंट। हमने कहा ओके सही है, डन, डील डन जॉन के साथ। ओके, जाए आप बाजार, ये ले पैसे और 1 मोल नाइट्रोजन खरीदे, 3 मोल हाइड्रोजन खरीदे और आके रिएक्शन लगाए और हम गांव वालों को 2 ट्रक 2 मोल्स अमोनिया के देंगे। वो गया बाजार, ठीक है, उधर से उसने फोन किया कि सर मोल्स तो नहीं मिल रहे, ना हाइड्रोजन भी है नाइट्रोजन भी है, लेकिन जो शॉपकीपर है वो हमें मोल्स की सूरत में, मोल्स की फॉर्म में वो केमिकल्स नहीं दे रहा। मैंने कहा फिर इंडस्ट्री तो लगानी है, क्या करें? उन्होंने सर ट्राई करें, हम मास के लिहाज से ट्राई करें। हमने कहा चलो मास के लिहाज से मंगवा लो, हमें क्या। अब ये बताओ कि मास के लिहाज से कैसे क्वांटिटी हम खरीदेंगे? उन्होंने कहा सर बहुत सिंपल है, जैसे पहले हम लोग 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन खरीद रहे थे, अब हम मास की फॉर्म में कैसे आएंगे? सो इन टर्म्स ऑफ मास बात करने वाले, मास की सूरत में कैसे खरीदेंगे, कैसे परचेजिंग करेंगे, कैसे इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाएंगे। देखिए, हमें पता है कि ये N2 एक मॉलिक्यूल है। क्या है? एक मॉलिक्यूल है, ये एटम नहीं है, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, ठीक है।
ये मॉलिक्यूल है N2, दो नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखिए, जब एक एटम या एलिमेंट होता है तो जब हम उसको तोलते हैं मास की सूरत में, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो ग्राम एटॉमिक मास एटम के लिए, या अगर मॉलिक्यूल के लिए है तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज होता है। मैंने कहा सही है, इट्स ओके। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये N2 है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास ये हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल है, इसका भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। देखिए, एक नाइट्रोजन का 14 तो दो का 28, तो 28 ग्राम हम लेंगे किसके, नाइट्रोजन के। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो दो का 2 होगा, तो 2 3 6, तो 6 ग्राम अगर हम लोग किसके खरीदें, बाजार से हाइड्रोजन के, तो हमें बदले में 17 और 34 यानी 34 ग्राम अमोनिया मिलेगा। इस पे सोचिए, हमने केमिकल इक्वेशन को मेजर किया, नापा, डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ मोल्स। नाउ इन टर्म्स ऑफ मास, वो मुझसे ये बोलता है कि सर हम इस तरह करते हैं कि हम बाजार जाते हैं, इंडस्ट्री जाते हैं, 28 ग्राम N2 को खरीदते हैं। मैंने कहा सही, फाइन, जाओ और 6 ग्राम हाइड्रोजन का खरीद के लेके आते हैं। मैंने कहा फिर कि हम इन दो को मिलाएंगे सर, और बदले में हम आपको कल 34 ग्राम अमोनिया देंगे। मैंने कहा फाइन, गुड। सो उसने मुझे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दी अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कितना हम खरीदेंगे रिएक्टेंट्स को मास की सूरत में, ग्राम्स में कितना लेंगे, और कितना ग्राम में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। उसने एक क्वांटिटेटिवली मुझे इंफॉर्मेशन दी। इफ यू वांट 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, we have to buy 28 gram of nitrogen and 6 gram of hydrogen। तो मैंने कहा सही, डन, जाए। वो बाजार जाता है, ठीक है, मालूमात लेता है, उसको फील होता है कि वो शॉपकीपर मुझे ग्राम्स की फॉर्म में भी, मास की फॉर्म में भी नहीं दे रहा। फिर फोन करता है कि सर फिर मसला हुआ, वो इस फॉर्म में भी नहीं दे रहा। मैंने कहा अच्छा, नो प्रॉब्लम। फिर क्या करें कि सर वॉल्यूम की फॉर्म में खरीदते हैं, शायद ये वॉल्यूम की फॉर्म में हमें दे। मैंने कहा ट्राई करो, लेकिन वॉल्यूम की मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम इसको वॉल्यूम के टर्म्स में, वॉल्यूम की फॉर्म में खरीदेंगे। पहले आगे समझाओ। वो बेसिकली आपको स्टाइकोमेट्री समझाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले उसने मोल्स की फॉर्म में बोल दिया, फिर मास की फॉर्म में बोल लिया, अब वो वॉल्यूम के फॉर्म में भी आने लगा है, वॉल्यूम में नापने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने कहा क्या मतलब है। उसने कहा सर देखिए, ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में आपको मिलेगा सब कुछ। मैंने कहा सही है, इट्स ओके। हम आगे पढ़ेंगे कि वॉल्यूम क्या मतलब है इन तमाम चीज़ों का, लेकिन अब इस वक्त मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेजरमेंट क्या होती है। वो बोलते हैं सर बाजार जाते हैं, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अब हम कैसे